नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में और इस योजना के बारे में विस्तृत जानकारी लेने के लिए हमने अपने स्टूडियो में हमारे 3 मेहमानों को बुलाया है। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर संजय दहिया जो सिविल सर्जन है हिसार में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। हमारे साथ हैं डॉक्टर तरुण जो कि मेडिकल ऑफिसर हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ हैं दीपक जी जो एक शिक्षक हैं, मोटिवेशनल टीचर हैं गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय में। सर, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। सर, जैसा कि विषय से विदित है, बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में। तो सर, ये योजना आखिर क्या है? यह योजना हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा झारखंड में रांची से शुरू करी गई थी 23 सितंबर 2018 में। इस योजना के तहत मकसद उनका ये था कि जो गरीब परिवार है उसको मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेल नहीं हो पाती। अगर मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेल करने के लिए कहीं जाता है तो उतना अफोर्ड नहीं कर पाता वो। तो इसमें हर परिवार को 5 लाख रुपए तक का बीमा है। हर परिवार पे कितने भी सदस्य हों उन सबको अगर कोई बीमारी होती है तो 5 लाख रुपए कवरेज मिलता है उसको। इसमें कुछ सरकारी अस्पताल भी हैं और कुछ प्राइवेट अस्पताल भी हैं जो एन पैनल किए गए हैं। वह मरीज अपना योजना का लाभ पूरे इंडिया में कहीं भी उठा सकता है। इसके लिए कुछ क्राइटेरिया थे, जैसे कि SCCC का डेटा इकट्ठा करा गया था 2011 का, जो गरीब परिवार थे उनको लिया गया है। और इस योजना के तहत जो मेन मकसद था कि जैसे कोई गरीब है, कोई रिक्शा चालक है, कोई रेडी लगाता है, कोई गरीब मजदूर है, मान लीजिए किसी को हार्ट अटैक हो जाए या कोई फ्रैक्चर हो जाए, अगर ये उसका इलाज कराने किसी अस्पताल में जाते हैं तो वहाँ इनका जो कॉस्ट है, मान लीजिए 50,000 लग गई, लाख रुपए लग गई, ये अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। कैंसर हो गया, कर्ज लेते हैं, कर्ज में डूब जाते हैं। तो एक बहुत ही अच्छी योजना हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू की गई कि हर परिवार को अब कभी भी मेडिकल इलाज कराने के बारे में निसंकोच हो चुके हैं गरीब परिवार। जी, तो डॉक्टर तरुण, जैसे कि सर ने बताया कि योजना के क्या क्या लाभ हैं, तो इससे कितने परिवारों को जो है वो लाभ मिलेगा? जी, अगर हम बात करें पूरे भारतवर्ष की तो इसका जो फर्स्ट फेज़ है उसमें हम लगभग 10 करोड़ परिवारों को मदद दे रहे हैं। यहाँ मैं वर्ड परिवार यूज़ कर रहा हूँ। परिवार का मतलब उसके सभी सदस्य। तो और अगर मैं हरियाणा प्रदेश की बात करूं तो लगभग 16 लाख परिवार इसमें लाभान्वित होंगे। और हिसार ज़िले की बात करें तो 1 लाख परिवार इसमें चिन्हित किए गए हैं। और 1 लाख परिवार का मतलब है कि लगभग हमारे 5 लाख बेनिफिशियरी बनेंगे और ये हमारी पॉपुलेशन का 25% के करीब हिस्सा बनता है जो इससे लाभान्वित होंगे। ये सरकार की तरफ से एक तरह की एश्योरेंस है कि अगर इस परिवार में किसी भी उम्र के व्यक्ति हो और बच्चा हो या बुजुर्ग हो या महिलाएं हों, उसको कोई भी बीमारी होती है जो इस एजेंसी के पैकेज में आती है, अगर वो सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं जो इनसे एम्पैनल्ड हैं, तो वहाँ पे इनको 5 लाख तक का पूरे परिवार के लिए एश्योरेंस मिल रही है सरकार को 1 साल के लिए, जो हर साल एक्सटेंड होती रहेगी। जी, तो दीपक जी, जैसे कि बात हो रही है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में, आप एक शिक्षक हैं, आप एक टीचर हैं, तो आप क्या महसूस करते हैं इस योजना को लेकर? जैसा कि आपने बताया, मैं एक सामान्य नागरिक और एक शिक्षक के नाते मुझे ऐसा लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री ने जो ये योजना बनाई है ये एक युगांतरकारी योजना है। क्योंकि भारत जैसे देश जिसमें कि 130 करोड़ से अधिक की जनसंख्या है और अभी तक स्वास्थ्य सेवाओं में हमारा रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है जी। और जनता को बहुत अधिक सुविधाएं भी नहीं मिली है। लेकिन ये जो योजना है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसने पूरा ही सीन चेंज कर दिया है। और 50 करोड़ लाभार्थी केवल पहले चरण में अपने देश में होने वाले हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है और आने वाले समय में इसमें बहुत अच्छे सुधार मिलने वाले हैं। जी, तो सर, जैसे कि आपने कहा कि बहुत से परिवारों को इसका लाभ मिलेगा, लेकिन परिवार को किस तौर पर चुना जाए, तो उसके लिए भी क्या कुछ मापदंड हैं? हाँ जी, SCCC का डेटा है 2011 का सोशल इकोनॉमिकली कास्ट बेस पे। उसमें वो परिवार उस समय डेटा में लिए गए थे जो जिन पे रहने के लिए घर नहीं था, कच्चे मकान थे, छत नहीं थी, परिवार में कोई पालन करने के लिए उस उम्र के योग्य कोई व्यक्ति नहीं था, विकलांग थे जो कार्य करने में सक्षम नहीं थे। इस तरीके से उन व्यक्तियों को उस डेटा में 2011 में लिया गया था। उन सारे परिवारों को इसमें
फर्स्ट फेज़ में इंक्लूड कर लिया गया है। जी जी। तो क्या आपके पास कुछ ऐसा भी डाटा है कि ग्रामीण स्तर पर, जैसे कि सर कोई भी योजना होती है तो वो क्या होती है कि जहाँ पर हमारा एक अर्बन एरिया है, जो हमारा शहरी जो जीवन है, वहाँ पर इन चीज़ों का प्रमोशन बहुत आसानी से हो जाता है, योजना का लाभ लोग आसानी से ले सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें ग्रामीण तबके की, तो वहाँ तक इस योजना को पहुँचाने के लिए क्या हो रहा है? हाँ, आपने एकदम ठीक कहा ये बात। लेकिन आप ये लाभार्थी देखेंगे तो आप देखेंगे कि शहर के लाभार्थी 30 से 35% हैं जी। बाकी सारे लाभार्थी रूरल एरिया को बिलोंग करते हैं। तो हम लोगों ने जब ये फॉर्म भरवाए तो हमारी आशा होती हैं, जो 1000 की पॉपुलेशन पे एक आशा वर्कर होती है, उनको ये सारी ट्रेनिंग दी गई थी। उनको बताया गया था कि आप घर घर जाएंगी, अगर कोई लाभार्थी, मान लीजिए कोई परिवार का सदस्य SCC डेटा में था, कोई और नया सदस्य उसमें आ चुका है उस घर में, उसको ऐड करेंगी, उनको इनके बारे में आप जानकारी देंगी, उनको इसके उपयोग बताएंगी, उनको इसके लाभ बताएंगी। तो वो सारा मैसेज हमने उनके थ्रू कन्वे करा। उसके बाद हमारा जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं जो इसमें एनपैनल्ड हैं सरकारी, वहाँ पे हमने आयुष्मान मित्र बिठा रखे हैं। वो आयुष्मान मित्र एक कार्ड बनाते हैं, जो भी परिवार जो SCC डेटा में है वो आता है, अपना चाहे आधार कार्ड दिखाए, चाहे वो अपना राशन कार्ड दिखाए, चाहे वोटर कार्ड दिखाए, उसको लेके ना वो उसको देखते हैं उसमें एनरोल्ड है कि नहीं है। तो उसको एनरोल्ड अगर वो होता है तो उसका एक कार्ड बनाते हैं, गोल्डन कार्ड कहते हैं जिसको। उस एक परिवार का एक कार्ड बनता है, उससे पूरा परिवार कवर हो जाता है। तो ऐसे हमारे हिसाब से, जैसे डॉक्टर तरुण ने बताया अभी, 1 लाख के आसपास, मतलब 80,000 से 1 लाख के बीच में परिवार हैं यहाँ के, और 25,000 परिवारों का गोल्डन कार्ड बन चुका है। उनमें से बहुत रूरल एरिया के हैं। प्लस हमने जिन जिन हॉस्पिटल्स को एनपैनल करा है, चाहे वो हमारे सरकारी अस्पताल हैं चाहे प्राइवेट हैं, वहाँ पे बड़े बड़े IEC मटेरियल्स लगाए गए हैं, बोर्ड्स लगाए गए हैं, बहुत अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में लगाए गए हैं। प्लस हमारी ANMs को ट्रेनिंग दी जा रही है इस बारे में, हमारे MPHW वर्कर्स को दी जा रही है कि आप जाके लोगों को अवेयर करें। और आप जैसे माध्यम से, पत्रकार के माध्यम से कोशिश की जा रही है कि इसको जितना अवेयर करा जा सके उतना लोगों को अवेयर किया जा सके। सर, ये SCCC डाटा जो है उसको थोड़ा सा आप डिफाइन करेंगे? जी सर। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। ओके। 2011 में जब पूरे भारतवर्ष में जनगणना की जा रही थी तो उसके पैरामीटर्स में कुछ रखे गए थे, सोशल सेंसस के कुछ रखे गए थे, जिसमें जो जनगणना करने वाले कर्मचारी अधिकारी थे वो घर घर जाके पूछ रहे थे कि क्या इस घर में घर की छत पक्की है, क्या इस घर की दीवार पक्की है। वो देख भी रहे थे और उसके आगे टिक करते जा रहे थे। इसके साथ साथ पूछ रहे थे कि क्या 16 से 59 साल के बीच में इस घर में कोई कमाने वाला है या नहीं है, या इस घर में अगर कोई महिला मुखिया है तो क्या उसका कोई रोजगार का साधन है या नहीं है। इसके अलावा कुछ भूमिहीन किसान होते हैं गांव में, जिनकी कोई ज़मीन नहीं होती और वो लेबर का काम करते हैं दूसरों के खेतों पे जाके, उनको लिया गया। कुछ मेला ढोने वाले लोग, व्यक्ति होते हैं, परिवार होते हैं जो उनका प्रोफेशन यही है, उनको इसमें लिया गया। या फिर कोई ऐसा परिवार जिसके अंदर मुखिया विकलांग है और इसके अलावा उस घर में कोई 16 से 59 साल का कोई भी कमाने वाला व्यक्ति नहीं है, तो ऐसे परिवारों को इसमें उन्होंने चिन्हित किया और उसी डाटा को उन्होंने आगे हेल्थ डिपार्टमेंट को दिया कि भाई इन्हीं परिवारों को फर्स्ट चरण में सुविधा दी जाए जी। तो इसकी जो प्रक्रिया ये रही कि सबसे पहले ये जो डाटा 2011 सेंसस से निकाल के जो हमारा ग्रामीण, खासतौर पे ग्रामीण इलाकों के लिए जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता है उनको भेजा गया, ये उनके माध्यम से हेल्थ डिपार्टमेंट को मिला। और हमने आशा को सबसे पहले एक गांव में एक ग्राम सभा का आयोजन किया जी। जिसमें BDO ऑफिस से सरपंच आए और सेक्रेटरी आए, उन्होंने इसका आयोजन करना था और हमारी आशा और एनम बहन जी को वहाँ पे जाके वो लिस्ट पढ़ के सुनानी थी कि ये इस गांव में ये पात्र बनते हैं 2011 के हिसाब से जी। फिर हमारी जो आशा और एनम बहन जी है उनको ये टास्क दिया गया कि सबसे पहले ये पहचान करें कि आज 2018 चल रहा है, जब ये कार्य हुआ 2018 में हुआ था, तो उस वक्त क्या ये लाभार्थी जिंदा है या जी। उसके साथ कुछ दुर्घटना हो चुकी है, क्या उसके घर में कोई नया मेंबर आ चुका है, जैसे बच्चों की शादी होगी, उनके बच्चे हो गए,
क्या वो उनके अगर घर में कन्या है, उसका विवाह हो गया, तो क्या वो बाहर चलेगी परिवार से, या नई बहू घर में आ गई, इस तरह की सारी जानकारियाँ करी। जब ये सेंसस इकट्ठा किया गया था उस वक्त कोई पहचान के लिए किसी तरह की आईडी नहीं मांगी गई थी। तो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये भी था कि ऑथेंटिसिटी क्या रहेगी, कि ये लाभार्थी परिवार सही भी है या नहीं है। तो इसके लिए जो परिवार के मुखिया का नाम उसमें आ रहा था, सबसे पहले ये किया गया कि इसका मोबाइल नंबर क्या है, वो लिया गया। फिर इसके साथ साथ लिया गया कि उसके राशन कार्ड क्या है, राशन कार्ड का नंबर लिया गया, राशन कार्ड की कॉपी ली गई, साथ में उस परिवार का आज की डेट में कितने मेंबर्स हैं वो राशन कार्ड से वेरीफाई हुआ जी। और कुछ अगर ऐड होना था तो उसको ऐड भी किया गया उस वक्त उस परिवार के लिए सिर्फ। वो सारा डाटा पोर्टल पे अपलोड किया गया। इसके बाद ये एक तरह से हमें पता चल गया कि हमारे लाभार्थी कितने हैं। बिल्कुल। कुछ कट गए उसमें से जो जीवित नहीं थे, उनके नाम काट दिए गए, कोई नए मेंबर जो आ गए उनको भी ऐड कर दिया गया। इसके बाद ऐसे ही हमने शहरों में वार्ड वाइज किया। जब ये लिस्ट पोर्टल पे अपलोड होगी उसके बाद गवर्नमेंट ने इसके लिए गोल्डन कार्ड इशू करने का प्रक्रिया शुरू करी। तो इसके तहत सबसे पहले इसको लोकार्पण किया गया था माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा। उसके बाद उनको कहा गया कि आप अपने सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर जाइए जो कि एम्पैनल्ड हैं, वहाँ पे जाके आप अपना राशन कार्ड दिखाइए या मोबाइल नंबर बताइए। जैसे ही वो अपना मोबाइल नंबर बताता है पोर्टल में उसका दिखता है, वो उसका एक कार्ड बना के देते हैं जिसको हम गोल्डन कार्ड कह रहे हैं। ये गोल्डन कार्ड एक बार बनने के बाद वो पूरे भारतवर्ष में कहीं पर भी इसका लाभ ले सकता है जी। तो ये प्रक्रिया इसको अपनाई गई है जी। तो आज की डेट में भी पहले जो हमने शुरुआत की थी कि सिर्फ सरकारी उस पे होगा, बिल्कुल। बाद में जैसे हमने गवर्नमेंट ने एक कमिटीज बनाई स्टेट लेवल पर भी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी, एम्पैनलमेंट कमेटी। जो प्राइवेट अस्पताल अपने आप को एम्पैनल कराना चाहता है, ये सुविधाओं का लाभ देना चाहता है, उसको उन्होंने अप्लाई किया, उसको वेरीफाई किया कमेटी ने और फिर उसको एम्पैनल किया गया जी। वहाँ पर भी और सरकारी अस्पताल में भी जो भी एम्पैनल, उनको भी एम्पैनल करना पड़ा हमें कि ये सुविधाएं मिलेंगी यहाँ पे। वहाँ पे सबसे पहले एक डेस्क लगाएगी जिसको बोलते हैं आयुष मित्र डेस्क जी। उस आयुष मित्र डेस्क पे कोई भी पर्सन वहाँ जाके अपना मोबाइल नंबर या राशन कार्ड दिखाएगा तो ये पहचान होगी ये इसका लाभार्थी है या नहीं है। अगर ये पहचान होते ही अगर लाभार्थी है तो इमीडिएटली वो उसका कार्ड बना के दे देते जी। तो अब ये सुविधा कॉमन सर्विस सेंटर में भी दे दी गई है। अच्छा। तो ना कि अब उनको अपने गांव से अस्पताल आने की जरूरत नहीं है, वो अपने कॉमन सर्विस सेंटर में भी जाके अपना राशन कार्ड और मोबाइल नंबर देंगे तो उनकी पहचान हो जाएगी कि वो इनका लाभ ले सकते हैं या नहीं ले सकते। जी जी, बहुत अच्छे से आपने विस्तृत जानकारी दी। तो दीपक जी आप ये बताइए कि जैसे कि आम आदमी होता है, जब भी कोई प्रश्न होता है या कोई योजना होती है तो आम आदमी के मस्तिष्क में ये बात घूमती है कि कोई भी योजना जो है क्या वो मेरे फायदे के लिए है या नहीं है। वो उसमें भी कहीं ना कहीं ये ढूंढता है कि नहीं कुछ तो है, कि सरकार शायद मुझसे कुछ लेना चाहती है। तो आपको बताइए उसके बारे में थोड़ा। जी, जब इस योजना के बारे में मैंने देखा तो इस योजना को मैंने विस्तृत रूप से स्टडी किया जी। मेरे को एक विषय बड़ा अच्छा से ध्यान में आया कि इस योजना के लाभार्थियों का आधार बनाया 2011 की जनसंख्या गणना जी। क्योंकि पूर्व में कुछ ऐसे अनुभव आए होंगे जब इतनी बड़ी योजना कोई लागू होती है, एक आम नागरिक, एक गरीब भारतीय के लिए कोई योजना लागू की गई तो उसमें कभी कभी कुछ गुंजाइश भ्रष्टाचार की कुछ लोग निकाल लेते थे। तो अभी वर्तमान में क्राइटेरिया ये रखा कि 2011 में जो आंकड़े आए थे उसके आधार पे हमने प्राथमिक लाभार्थियों की लिस्ट बनाई है। हाँ। तो ये बहुत ही बड़ा और सूझबूझ भरा कदम अपने प्रधानमंत्री जी का और सबका रहा। दूसरी बात, इसको मैंने कुछ दुनिया भर में जो कुछ ऐसी योजनाएं पहले चल रही थी जिनको स्टडी करके उनके अनुभव लेकर अपने यहाँ लागू की गई। एक पूरे दुनिया भर में प्रसिद्ध हुई थी ओबामा केयर नाम से, अमेरिका के अंदर जो हेल्थ केयर स्कीम बनाई थी। जब उससे तुलना करते हैं तो दोनों में बड़ा अंतर हमें दिखता है। वो क्या, उसमें केवल अमेरिका की चर्चा पूरी दुनिया में हुई, वो एक अच्छी योजना थी भी, लेकिन उसमें केवल 15% जो जनसंख्या थी वो कवर हो रही थी। लेकिन अपने देश में लगभग 40% जनसंख्या केवल पहले चरण में कवर की गई है। ये पूरी दुनिया में बड़ी चर्चा है। अपने भारतीय मीडिया में चर्चा इसकी कम हुई होगी मुझे ऐसा लगता है, लेकिन पूरी दुनिया भर में इसकी चर्चा ही नहीं तो प्रशंसा भी हुई जी। और
अमेरिका के अंदर जो पॉलिसी बनाई गई उसका कारण था कि वहाँ पर प्राइवेट जो कंपनीज थी जो हेल्थ केयर में सर्विसेज दे रही थी इंश्योरेंस की, उनकी मोनोपोली को ख़त्म करना जी। उसका कारण ये था। लेकिन भारत में कारण क्या था, एक गरीब निर्धन भारतीय को उचित स्वास्थ्य सुविधाएं सरकार प्रदान करे जो उसकी पहुंच से तक बाहर रही हैं। स्वास्थ्य के रूप में सशक्त बनाना कि वो बिना संकोच जो है वो किसी भी अस्पताल में जा सकता है और इलाज करा सकता है। इसमें एक और बात मैं अवश्य ध्यान में करवाना चाहूँगा कि पेपरलेस और कैशलेस ये स्कीम रखी गई है। अगर कोई लाभार्थी है और वो अस्पताल में जाता है तो आयुष मित्र वहाँ मिलेगा, उसको आप अपनी आईडी दिखाइए, बाकी सारा काम और सारा मार्गदर्शन वो आपको आयुष मित्र करेगा। आपको आम आदमी के लिए बहुत हर स्तर पर जो उसको सुविधाजनक बना दिया है जी। तो दैया सर, जैसे कि अभी बता रहे थे कि बहुत से जो हॉस्पिटल्स हैं वो एम्पैनल्ड हो जाते हैं, लेकिन ये सभी चीज़ें जो हैं अगर हम किसी भी साइट पर जाएंगे तो हमें दिख जाएगा। लेकिन सर जैसे वही बात हो रही है, गरीब तबके के बारे में बात हो रही है, तो क्या ये आपको नहीं लगता है कि जो हॉस्पिटल्स, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स की जो लिस्ट है वो उनको मिलनी चाहिए गोल्डन कार्ड के साथ कि वो इस हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज करा सकते हैं? एकदम ठीक कह रहे हैं आप, ताकि उनको ये पता लगे कहाँ कहाँ जा सकते हैं। लेकिन अभी ना हम और एनपैनल करते जा रहे हैं जी। अभी इनिशियली हमने 7 हॉस्पिटल सरकारी और 17 हॉस्पिटल प्राइवेट एनपैनल करे हैं जी। अंडर प्रोसेस है। हम लोग ये भी देखना चाहते हैं कि सुविधाएं उनको उपलब्ध हो, ऐसा हॉस्पिटल ना हो जहाँ सुविधा उपलब्ध ना हो और वो उसको एनपैनल करा दें। तो वो सारी चीज़ें बारीकी से देखी जाती है। पूरी एक कमेटी है, जैसे डॉक्टर तरुण ने भी बताया, डिस्ट्रिक्ट लेवल की एनपैनल कमेटी है, वो उनके सारे सर्टिफिकेट्स देखती है कि वो सारे सर्टिफिकेट जायज़ हैं उस हॉस्पिटल के, तो उसको एनपैनल भेजती है। तो अभी कुछ और हॉस्पिटल जिन्होंने अप्लाई करा है तो कोशिश की जा रही है, लेकिन ये आयुष्मान मित्रों के पास लिस्ट हमेशा अवेलेबल होती है। और जो एनपैनल हॉस्पिटल है उनको भी कहा गया है कि अपने बाहर एक बोर्ड लगाइए बड़ा, और वो सारे बोर्ड्स उन हॉस्पिटल के बाहर लगे हुए। ये जो योजना है इसको लगाया गया, इसको लागू किया गया, और अगर मान लीजिए कि कोई आदमी बहुत ज़्यादा गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, उसके पास पैसे देने के लिए नहीं है, तो कितनी रकम जो है वो लिखी कितनी आती है कि कितनी रकम जो है वो सरकार देगी? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि सरकार द्वारा पहले से ही प्राइमरी हेल्थ केयर दी जा रही है जी, बिल्कुल। वो फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है हरियाणा के वासियों के लिए, किसी भी सरकारी अस्पताल में जाके ले सकते हैं। ये जो स्कीम है इसमें हम सेकेंडरी और टर्शियरी लेवल केयर की बात करेंगे, यानी साधारण से ऊपर उठ के जी, बिल्कुल। तो इसमें जैसे कि अभी सर ने बताया कि हमने एम्पैनल किए हैं, एम्पैनल्स के कुछ पैरामीटर्स थे कि ये हॉस्पिटल सिर्फ इन सेवाओं के लिए ही एम्पैनल्ड हुआ है जी, बाकी सेवाओं के लिए नहीं हुआ। इस स्कीम के तहत मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि लगभग 24 कैटेगरीज हैं, जैसे मेडिसिन हो गया, सर्जरी होगी, नाक कान गले का हो गया, आँख का हो गया, इस तरीके से 24 कैटेगरी बनाई गई हैं, जिसमें 1350 पैकेज हैं। और इन 1350 पैकेज में से 276 पैकेज सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए रिजर्व रखे गए जी। और बाकी की जो 276 के अलावा जितने भी पैकेज बनेंगे वो सारे प्राइवेट हॉस्पिटलों के लिए। तो अगर मैं साधारणतः बात करूं कि किसी को अपना पेट दर्द है, उसको अपेंडिक्स हुआ है, अपेंडिसेक्टमी करानी है, या अगर हम कहें कि डिलीवरी होनी है, या उसके बच्चेदानी का ऑपरेशन होना है साधारणतः, या किसी का हर्निया का ऑपरेशन होना है, टॉन्सिल का ऑपरेशन होना है, फ्रैक्चर हो गया है, प्लास्टर लगना है, ये सारी सेवाएं सरकारी हॉस्पिटल्स के लिए रखी गई जी, जहाँ पे ये सुविधाएं पहले से भी हैं। और किसी तरह का आउट ऑफ पॉकेट नहीं लगना, जैसे कि बताया कि कैशलेस है, पेपरलेस है, उनको अपना जाके अपना गोल्डन कार्ड दिखाना है, नंबर दिखाना है, बाकी की प्रक्रिया आयुष मित्र करेगा। और सरकार की तरफ से वो एश्योरेंस जिसको हम बता रहे हैं कि हर पैकेज की एक वैल्यू दिखाई गई है, ये वैल्यू 1000 से लेकर 90,000 तक की है, और जिसमें एडमिशन भी शामिल होता है। एडमिशन के टाइम जो के बाद जब ऑपरेट हो गया या वो मेडिकल का पेशेंट है वो ठीक हो गया तो डिस्चार्ज भी होता है, तो उस टाइम भी उसको 7 डेज की मेडिसिन लिख दी जाती है। बिल्कुल सर। उसका एक्सपेंस भी इसमें शामिल किया गया है। इसके साथ साथ अगर ऑन द डे जिस दिन वो वहाँ दिखाने गया, अभी उसका नहीं पता कि ये एडमिट होगा या नहीं होगा, ये ओपीडी बेस पे उसका काम हो रहा है, इन्वेस्टिगेट कराया जा रहा है, उसमें बहुत खर्चा हो जाता है। उस खर्चे को भी इसमें शामिल किया गया कि ऑन द डे ऑफ एडमिशन अगर किसी भी तरह की इन्वेस्टिगेशन होती है तो उसको भी शामिल करते हैं। तो ये पूरा पैकेज बना है। इसके अंदर क्या होता है कि सरकार ने जैसे प्रोविज़न रख दिया
कि ये पर्टिकुलर ऑपरेशन होना है, इसका 30,000 खर्चा आएगा, 3 दिन का इसमें एडमिशन उन्होंने ग्रांटेड कर लिया। इसके लिए उनको कोई परमिशन नहीं लेनी, हॉस्पिटल एडमिट करेगा, ट्रीटमेंट करेगा, डिस्चार्ज करेगा, ऑटोमेटिकली उसके पेपर जो हैं सिर्फ हम व्यक्ति से साइन करवाएंगे और वो भेज दिया जाएगा और क्लेम आ जाएगा। परंतु कुछ केसेस में जैसा आप बता रहे हो अति गंभीर होगी, कॉम्प्लिकेशन आ गई, इट्स ए ह्यूमन बॉडी, आ सकती है, तो उस केसेस में प्रोविजन रखा गया है कि हॉस्पिटल स्टेट को लिखेगा कि इसमें ये दिक्कत है, तो वो उनका बढ़ा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरीके से ऐसा कुछ नहीं है, अगर किसी के पास वो सुविधा नहीं है, ही विल द हॉस्पिटल उसको रेफर करेगा और वहां पर भी ये लागू होगी। ठीक है सर, सबसे अच्छी इसमें कुछ ऐड करूंगा मैं, जो कैशलेस की बात करी ना, जैसे आप देखिए कई बार हम इंश्योरेंस कराते हैं, वो कहते हैं जी कैशलेस इंश्योरेंस है, लेकिन वो फाइल के नाम के चार्ज करते हैं। इसमें एक पैसा किसी भी चीज का चार्ज नहीं कर सकता हॉस्पिटल, इट इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये सबसे जरूरी चीज़ है। जी सर, मुझे ये बताइए कि जैसे कि अस्पतालों में बहुत सुविधाएं हमें मिल रही हैं और बहुत अच्छी तरीके से योजनाओं को जो है वो लागू किया जा रहा है ताकि हर कॉमन व्यक्ति तक हम लोग पहुंच जाएं। लेकिन सर कई बार क्या होता है कि जैसे अस्पतालों की हम स्थिति देखते हैं, सरकारी अस्पतालों की पहले जो स्थिति थी उससे बहुत बेहतर हो रहा है, लेकिन लोगों की वही सोच है, बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, बहुत ज़्यादा, और कई बार ये शिकायत भी एक आम आदमी के तौर पर अगर हम देखें तो शिकायतें यहाँ तक होती हैं भी ऐसा है छोटी मोटी दवाई तो दे देते हैं लेकिन अच्छी दवाई तो हमें बाहर जाना पड़ता है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? नहीं, अब वो हालात नहीं है, हालात बहुत सुधर चुके हैं जी। और आप देखिए कम से कम 40 लाख के आसपास रिम्बर्स हो चुका है इसी योजना के तहत हॉस्पिटल्स में, हिसार जिले में सिर्फ 1200 लाभार्थी इसका फ़ायदा उठा चुके हैं जी। आप 12 आप ये देखिए कि मतलब कुछ ऐसे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं जिनमें एक हमारे जैसे आप जैसे लोग जाते हुए भी संकोच करते हैं वहाँ पे उनको इलाज की फैसिलिटी सरकार दे रही है। मतलब एक बहुत ही बेहतरीन बहुत ही बेहतरीन योजना है सर। जैसे कि सर ने बताया कि भाई हर तरीके से सुधार हो रहा है, तो चलते चलते हमें सिर्फ एक लाइन में हमें ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि अभी भी सुधार की ज़रूरत है योजना में? अभी योजना का प्राथमिक चरण है, आने वाले कुछ वर्षों में इसमें सुधार होने भी हैं जो हमें देखने को मिलेंगे जी। लेकिन अगर सरकार हमारे लिए इतनी अच्छी योजना लेके आई है तो मैं एक संदेश सभी स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को, इस पूरे सिस्टम में लगे लोगों को देना चाहूँगा कि इस योजना का लाभ अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति के पास पहुँचे, उसके लिए हम सब मिलकर प्रयास करें जी, वो ज़रूरी है जी। तो आप तीनों हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमें इस प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी दी और हमारे ग्रामीण भी इससे जो है इसका फ़ायदा उठाएंगे। तो आप तीनों आए यहाँ पर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि दर्शकों आपने देखा कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना किस तरीके से काम कर रही है, इसका लाभ आपको भी मिले और हम यही कोशिश करते हैं कि इस तरीके से कोई हर व्यक्ति जो है वो निरोगी रहे। और इसी कामना के साथ हम आपसे अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे, तब तक दीजिए इजाज़त, नमस्कार।